दोस्तों नमस्कार। आज बिहार चुनाव पर कुछ बात करेंगे। बेहद गंभीर बात। बिहार में क्या महाराष्ट्र दोहराने जा रही है बीजेपी? पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और जब बीजेपी हारने लगती है तो चुनाव आयोग की तरफ जाती है। क्या चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को पलट देने पर आमादा है? एक बड़ी खबर जो बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई निकल करके आ रही है कि चुनाव आयोग लाखों लोगों के, लाखों गरीबों, आदिवासी, दलित, वंचित, उनके वोट काटने जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव से लेकर के और कांग्रेस पार्टी तक ने बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसके लिए मुस्तैद होंगे? अब जरा विस्तार से चुनाव की चर्चा पर आते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत रही है। जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा उसे वो मैंडेट नहीं मिल रहा है जिससे वो चुनाव जीत सके। ये चुनाव पूरे तरीके से मैनेजमेंट का हिस्सा है। बीजेपी की जो आधार वोट बैंक है वो बमुश्किल से 18 से 20% है, मुश्किल से। इसके आगे जो वोट परसेंटेज उसका बढ़ता है वो एक खेल का हिस्सा है। वो खेल जिसका आरोप राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लगाया था। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद जो लाइनें लगी रहती हैं, उनका एवरेज वोट जानते हैं कितना आया? हर बूथ पर 600। और अगर एक वोटर 1 मिनट में भी वोट डालता है तो 10 घंटे लगते हैं। ये जो धांधली है, ये धांधली स्पष्ट बताती है कि जिस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आगे दिखाई पड़ रही थी, तमाम चुनावी सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी लीड एनडीए है, वो चुनाव हारने जा रहा है। कोई उसके पास करिश्माई नेतृत्व भी नहीं था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो चुकी थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद साउथ में तो राहुल के सामने कोई नहीं टिकता है। महाराष्ट्र में भी लोकप्रियता बढ़ी थी और अभी कुछ दिनों पहले ही जब बिहार में सर्वे आया आज तक का, उसमें नौजवानों के भीतर सबसे ज्यादा लोकप्रिय राहुल गांधी पाए गए। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में खेल हुआ कि एक तरफ तो सीएम कैंडिडेट जो बने थे, जो दिखाए जा रहे थे, वो नहीं होते हैं। सीएम कोई और होता है, देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। बिहार में नीतीश कुमार सीएम है और सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर वही आगे होंगे। लेकिन सब जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में खेला हुआ वही बिहार में होगा। लेकिन बीजेपी यहां उससे भी बड़ी मुश्किल में है। बीजेपी के सामने आज की तारीख में उसका आधार वोट भी खिसकने लगा है। यानी बीजेपी अब 18 और 15 पे भी नहीं है, वो उससे नीचे पहुंचने लगी है। जो अपर कास्ट वोटर है, जो हिंदुत्ववादी वोटर है, उसकी भी आंखें अब पथरा चुकी हैं अपनी उम्मीदों को लेकर के, उनके बच्चों के सपनों को लेकर के। और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने तो केवल उसको छला है। राहुल गांधी में एक नई उम्मीद लोगों को दिखाई पड़ रही है। बिहार में जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तेजस्वी है, दीपंकर भट्टाचार्य की सीपीआई-एमएल है, और भी कुछ राजनीतिक दल होंगे। तेजस्वी यादव वहां के यूथ को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं नौकरियों के सवाल पर। और जो पिछले दिनों दिल्ली और पटना दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के नाते अति पिछड़ों पर जुल्म हुए, दलितों पर जुल्म हुए, मुसलमानों पर तो खैर हो ही रहे। उसने एक नए राजनीति की धारा, एक नए राजनीति की दिशा को तय कर दिया है।
आज ये वोटर अति पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, ये बड़े पैमाने पर राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद संविधान बचाना, भारत को जोड़ने की बात कहना और फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाना, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करना, अब ये कहना कि दलितों और पिछड़ों आदिवासियों के हाथ में वो कांग्रेस की बागडोर सौंपना चाहते हैं। सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि असली जो पावर है उस पावर को वो हैंड ओवर करना चाहते हैं। और ये जो उम्मीदें हैं वो लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। और राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अब कोई शक शुबा नहीं है कि उनके इर्द गिर्द भी कोई हो। हालांकि गोदी मीडिया के चैनल्स पर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी अभी 70-80% लोगों की पसंद हो सकते हैं। अब जो असली मुद्दा है कि जब बिहार में ये समझ में आ गई है बात बीजेपी को कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, तो फिर उसने चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग खुद बीजेपी के द्वारा चुना गया है, आपको मालूम होगा कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके चुनाव में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। इस सरकार ने यानी मोदी जी ने जो चेंज किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को, सीनियर कैबिनेट मंत्री को रख लिया। उसमें अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी है। ऑब्वियस है कि तीन में से बहुमत किसके साथ होगा, बीजेपी के साथ होगा, तो जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकते हैं। राहुल गांधी अगर मीटिंग में जाएं भी तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको किसने चुना है? मोदी और शाह ने। और ये वो लोग नहीं हैं जो टीएन शेषन हो सकते हैं, या वो लोग नहीं हैं जो नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी के दौर तक रहे, मनमोहन सिंह के दौर तक रहे, जो स्पष्ट मना कर सकते थे कि ये हम नहीं करेंगे। आज कोई प्रतिबद्धता नहीं, आज प्रतिबद्धता केवल सरकार के साथ है, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट चाहिए। डर भी है, लोया बनने का भी डर हो सकता है। तो इस डर और प्रलोभन ने भारत के पूरे इस सिस्टम को बदल करके रख दिया है। आज बीजेपी के चुनाव जीतने का एकमात्र रीजन उसके पास सिस्टम है, प्रशासनिक मशीनरी है, चुनावी जो पूरी मशीनरी है, मीडिया है, आंखों में धूल झोंकने के लिए। और अभी एक और मुद्दा जो सुर्खियों में आया वो दत्तात्रेय होसबोले का। उन्होंने कहा कि साहब आज संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों शब्द हटा देने चाहिए, क्योंकि ये आपातकाल के दौर में जुड़े थे। अरे जुड़ा तो अखंडता भी था, लेकिन उसकी मांग आपने नहीं की। इधर आरएसएस का जो मंसूबा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, मनुस्मृति को लागू करने का संविधान की जगह पर, यह मामला तूल पकड़ रहा है और आंखों में धूल झोंक रहा है चुनाव आयोग। यह मुद्दा जानबूझ करके उठाया गया ऐसा लगता है। लेकिन राहुल गांधी मुस्तैद हैं दोनों तरफ। एक तरफ तो उन्होंने आरएसएस को चुनौती दी है, बीजेपी की मंशा को उजागर किया है और यह भी कह दिया है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम कर सको। बहुजनों के हक और अधिकारों पर डकैती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की मंशा को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग से कैसे लड़ा जाएगा, इसकी भी तैयारी। और इसीलिए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, बेजोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तेजस्वी यादव ने जिस बात को कहा, अब आप जरा उसको देखिएगा कि ये प्रावधान क्या बनाने जा रहा है चुनाव आयोग, और अगले 2-3 महीने के भीतर उसको ये बदलना है। बदलना क्या है? 1987 से और 2004 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना है। 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उन्हें माता पिता दोनों के जीवित होने या जीवित नहीं होने का प्रमाण पत्र देना है। आश्चर्य आप कर सकते हैं कि जो बिहार, जहां पर 76% जमीन डूब के क्षेत्र में आती है, वहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। जहां लोग अपने जान को बचाएंगे कि अपने प्रमाण पत्र बचाएंगे। सवाल जो तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा ने पूछा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो तो इसी आधार पर हुआ था, अगर उसमें लोगों ने गलत वोट डाला है तो पहले उस चुनाव को अवैध घोषित करो,
उसके बाद फिर परिवर्तन करने के बाद फिर चुनाव कराए जाएं, या यही आपको काम करना था तो ये लोकसभा चुनाव के ठीक बाद शुरू हो सकता था या उसके पहले हो सकता था। लेकिन आप आनन फानन में जो कर रहे हैं वो असल में इस देश के कमजोरों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, जो गरीब हैं, जो बहुत सुदूर इलाके से आते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, जो दूर बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग क्या अपना ये सब प्रमाण पत्र संभाल करके रख पाएंगे, रख सके होंगे? उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड कब कैसे बना? इसी आधार पर बना। जो उनका राशन कार्ड है वो किस आधार पर बना? इन्हीं सारे प्रमाण पत्रों के जरिए बना। तो आप आधार कार्ड को या उनके राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, आप मानेंगे किसको? साहब उनका जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह सीधे तौर पर वोट को कर्टेल करने की साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लाखों लोगों के आप वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं, और किन के? दलितों, पिछड़ों, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के। और ये वो तबका है जो बीजेपी से बुरी तरीके से नाराज है, आगे जा चुका है, और अब वो विपक्ष को चुनाव जिताना चाहता है, इसलिए उसकी वोटिंग राइट को ही छीन लो। तेजस्वी ने सीधे आरोप लगाया, आज ये वोटिंग राइट छीन रहे हैं, कल वो राशन छीनेंगे, आपकी जमीनें छीनेंगे, पट्टे छीनेंगे, पैसा छीनेंगे। यहां पर आ गए हैं चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए। बीजेपी किस हद तक गिर सकती है, और चुनाव आयोग अपनी सारी मर्यादा, मान, अधिकार सबको छोड़ करके एक पिट्ठू बन करके काम कर रहा है बीजेपी का। ये बहुत गहरे सवाल है। क्या इन सवालों को लेकर के विपक्ष मुखर होगा, और इस पर बीजेपी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, चुनाव आयोग कैसे जवाब देगा? नंगा तो हो ही चुका है। चुनाव आयोग की नंगाई अब पूरा देश देख रहा है, लेकिन इससे लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होना, फिर अलग अलग बूथ केंद्रों पर पहुंचाना एक ही परिवार के लोगों को, फिर ईवीएम खराब होने का बहाना बना करके लाइनें लंबी करना, जहां पे विपक्ष का वोटर है, फिर उस पर लाठी चार्ज करना, आधे तो वोटर लौट जाते हैं घर को। इसके जरिए आप वोट को किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। और ये जो मताधिकार है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये खैरात में नहीं मिला, ये आजादी के आंदोलन में ये शर्तें थीं। लाखों करोड़ों लोग जो गांधी के साथ, अंबेडकर के साथ, नेहरू के साथ, भगत सिंह के साथ थे, और ये वो लोग तय कर रहे जो उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटाए। वो इस तरह से लोगों का वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरी आजादी का सवाल है। जिस आजादी को खत्म किया जा रहा है उसको पाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, अधिकारों को बचाने की, वोटिंग राइट को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के लिए राहुल गांधी अपने आप को तैयार कर चुके हैं, किसी भी हार जीत से परे। लेकिन अब जिस बात की कमी हम महसूस करते थे 24 में, 23 में, वो भूख अब पैदा की है राहुल गांधी ने, संगठन को मजबूत करते हुए। और चुनाव कैसे जीता जाएगा, क्योंकि लोग अब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, अब चुनाव को हाईजेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए लगातार चुनाव आयोग से भी वो सवाल कर रहे हैं और मैदान में भी जा रहे हैं। और यही चीज है जो राहुल गांधी को विश्वसनीय ही नहीं बनाती है, लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को भी जाहिर करती है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की उनकी उम्मीद को पुख्ता करती है। बाकी सामाजिक न्याय की राजनीति तो वो कर ही रहे हैं। धन्यवाद।